चलिए जी, शांति बैठिए। पिछले सप्ताह में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के तीसरा चैप्टर को शुरू किए थे, जिसका नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। उसमें हम लोगों ने मुद्रा के महत्व तक पढ़ लिए थे, मुद्रा के क्या महत्व है। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है मुद्रा के स्वरूप, विनिमय का स्वरूप। विनिमय मतलब लेन देन का स्वरूप, कैसे कैसे ये लेन देन शुरू हुआ है। फिर हम लोग पढ़ेंगे वस्तु विनिमय में, क्योंकि सबसे पहले शुरू हुआ था वस्तु विनिमय। तो उस वस्तु विनिमय में कौन कौन सी कठिनाई हुई थी जिसकी वजह से मुद्रा की आविष्कार हुआ, तो उन सभी को आज के इस टॉपिक में हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले आओ विनिमय के स्वरूप के बारे में, विनिमय के स्वरूप के बारे में। तो देखो, हम लोग विनिमय मतलब समझ जाओ होता है लेन देन, और लेन देन के दो तरीके हैं। या तो आप वस्तु दे करके वस्तु लेते हैं, या आप मुद्रा यानी पैसा दे करके वस्तु लेते हैं। तो जब भी हम लेन देन करते हैं तो ये दो ही तरीका से करते हैं, वस्तु दे के वस्तु लेना या फिर पैसा दे के वस्तु लेना। इसके अलावा तीसरा बताओ, ताकि काम करके वस्तु लेना। हाँ, तो लेन देन नहीं हुआ। लेन देन का मतलब है कि हम तुमको कुछ दिए, तुम हमको कुछ दो। तो हम यही दो तरीका से करते हैं। सबसे पहले है वस्तु विनिमय। इसमें क्या किया जाता है कि एक वस्तु को दे करके और दूसरा वस्तु हम ले लेते हैं। इसमें मुद्रा का कोई स्थान नहीं है, ठीक। मुद्रा का प्रत्यक्ष रूप से एकरा में लेन देन नहीं होता है। हम वस्तु देते हैं, वस्तु लेते हैं, तो इसको हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यहाँ कोई दिक्कत वस्तु विनिमय में? वस्तु को दे करके वस्तु को लेना क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें मुद्रा का कोई स्थान नहीं है, यहाँ मुद्रा का किसी प्रकार से उपयोग नहीं किया जाता है प्रत्यक्ष रूप में। अप्रत्यक्ष रूप में देखो तो उन वस्तुओं का एक कीमत तो है, तो वैसे तो हो रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में मुद्रा हम लेन देन नहीं करते हैं। अब यहाँ पे ये जो वस्तु विनिमय आया, इससे क्या हुआ कि लोगों को कई सारी कठिनाइयां होने लगी। जैसे कठिनाई नंबर 1, आपको कोई वस्तु चाहिए, तो जिस व्यक्ति से आप वस्तु लेना चाह रहे हो उस व्यक्ति को भी आपके वस्तु का जरूरत होनी चाहिए। जैसे हम पिछले क्लास में बताए हैं कि हम कपड़ा लेने जा रहे हैं, मेरे पास चावल है, तो जिस व्यक्ति से हम कपड़ा लेना चाहते हैं उसको भी चावल की आवश्यकता होनी चाहिए। अगर उसको चावल की आवश्यकता नहीं है तो हमको कपड़ा नहीं मिल पाएगा। और ये एक बहुत बड़ा कठिनाई था उस टाइम पे, सबसे बड़ी समस्या। हम लेकर के जो वस्तु जा रहे हैं और जिस वस्तु की हमें आवश्यकता है, उस वस्तु वाले व्यक्ति को हमारे वस्तु की आवश्यकता है कि नहीं, ये बहुत बड़ा समस्या है। हम यहाँ से निकले कि हमको कपड़ा लेना है, चावल लेके निकले, हम मार्केट जा रहे हैं। मार्केट में जिस भी व्यक्ति के पास हम जाएंगे कपड़ा लेने, सबसे पहले तो उसको चावल की आवश्यकता होनी चाहिए, तभी आपको मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक कठिनाई था कि दोनों को मिलना चाहिए, दोहरा संयोग, यानी दोनों को एक दूसरे की वस्तु की आवश्यकता होनी चाहिए, नहीं तो वस्तु नहीं मिल पाएगा। तो एक ये था जिसके कारण यहाँ पे लोगों को कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ढोते चलिए, जब तक संयोग न मिल जाए तब तक ढोते चलिए। तो ये कठिनाई हो रही थी। दूसरा में है मूल्य के समान मापक का भाव। वस्तु विनिमय में सही मापन नहीं हो पाता था। बताए हैं कि मान लो हमको कपड़ा देना हो तो हम ऐसे करके अपना बित्ता जो कर दिए छोटा छोटा कर लिए, और जब लेना हो तो क्या कर दिए, बड़ा कर दिए। सामान लेना है तो ऐसे करके छोटा कर लिए, देना हो तो देते समय छोटा कर लिया और लेते समय बड़ा कर लिए। तो इस तरह के कई सारी था। यहाँ पे कोई सामान्य मापके नहीं था। ये भी नहीं पता था कि हम चावल लेकर जा रहे हैं तो आज मार्केट में हमको कितना चावल में कितना कपड़ा मिलेगा, 1 किलो में कितना मीटर मिलेगा, ये भी तो नहीं। उसके बाद चावल के अलग अलग क्वालिटी होता है। चावल रहेगा कि 1 किलो में हम 2 मीटर देंगे। अब वो फ्रेश चावल के बाद क्या है, आप मिलावटी चावल लेके चल जाइएगा तो आपको का 2 मीटर देगा, तो कहेगा कि चावल पर तो 2 मीटर है, दीजिए हमको।
या कपड़ा भी अलग अलग क्वालिटी के आता है, तो सबके अलग अलग। तो कोई कपड़ा है कि तुमको ये 1 ही किलो चावल में 2 मीटर मिल रहा है, कोई कपड़ा 1 ही किलो में आपको 1 मीटर ही मिल पाएगा, कोई 4 मीटर मिल सकता है। तो ये सारे कई सारी समस्याएं थे। तो यहाँ पे समान मापक नहीं था कि कितना कीमत होगा, किसी वस्तु की क्या कीमत होगी, कितना देंगे तो कितना मिलेगा, ये तय नहीं था। है कि आपको एक गाय दीजिए, हम 10 टोकरी आपको चावल देंगे। अरे गाय तो कैसा गाय, एक हेल्दी गाय भी होता है, एक बीमारू गाय भी होता है, कौन सी गाय। तो मापक सही नहीं था। एक समस्या और आ रहा था क्या कि यहाँ पे मूल्य मापने में लोगों की कठिनाई होती थी, क्योंकि कोई ऐसा मापक नहीं था जो सबको ही माने। जैसे आज मुद्रा जो है, पैसा जो है, वो सबको ही मानता है। पूरे भारत में तुम कहीं चले जाओ, या आज ये रुपया की बात करो तो पूरे भारत में कहीं जाओ, मुद्रा सबसे प्रयोग करते हैं। तो आप विश्व में कहीं भी चले जाइए, हर जगह मुद्रा चल रहा है, और सबकी अपनी मुद्रा की एक कीमत है, तय है कि उसी के आसपास में आपको मिलेगा। तो मुद्रा के मापक न होने कारण, यानी वस्तु के लिए कोई सर्वमान्य मापक नहीं था, इस वजह से किसी भी वस्तु और सेवाओं का सही प्रकार से मूल्य नहीं लगता था, उसको मापने में कठिनाई होती थी। जैसे देखो दिया है, एक सेर चावल के बदले कितना घी दिया जाए, ये सवाल था। एक सेर मतलब 1 किलो चावल लेके गए तो कितना घी हमको मिलेगा, ये तय नहीं था। एक गाय के बदले में कितनी बकरियां दी जाए, ये भी तय नहीं है। हमको बकरी चाहिए थे, वो गाय देके हमको कै गो बकरी मिलेगा। तो बकरी और गाय पर डिपेंड करता था, कैसा बकरी है कैसा गाय। तो कोई सर्वमान्य मापक नहीं था, ये इसकी दूसरी कठिनाई। तीसरा, मूल संचय का अभाव। आप जितना भी ये विनिमय कर रहे हैं, इनको आप इकट्ठा करके नहीं रख सकते हैं लंबे समय तक। आप चावल से, दाल से, या गाय बकरी जो भी कर रहे हैं, उसको पूंजी बना करके आप लंबे समय तक जमा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संचय की असुविधा थी। व्यवहार में व्यक्ति कुछ ऐसी वस्तुओं को उत्पादकता करता है जो शीघ्र नष्ट हो जाता है। जैसे कि देखो, मान लो हम मछली का उत्पादन किए, क्या इसको पूंजी के रूप में हम रख सकते हैं? हम फल का उत्पादन किए, इसको पूंजी बना सकते हैं? या यहाँ पे सब्जी दिया हुआ है, ये तीनों एक ऐसा चीज है जो 2-4 दिन काफी है, उसके बाद ये नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। अब कोई इसका उत्पादन किया, या किसी वस्तु के बदले में दे करके और ये वस्तु लिया, क्या इसको पूंजी के रूप में जमा कर सकता है? जमा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जमा करने वाला चीजें नहीं है। लेकिन आज मुद्रा है, तो इसको बेच के मुद्रा जमा किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे भी चीज थे जिसको हम जमा नहीं कर सकते थे, तो मूल संचयन का भी अभाव था। मेरे पास पूंजी जब नहीं बनेगा, अब हम सिर्फ खाने के लिए तो मछली लेके 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 खाली खाएंगे तो नहीं, उसी से तो मेरा दिन नहीं चला जाएगा, पूरी आवश्यकता तो पूरी नहीं हो जाएगी, जो भी मेरी आवश्यकताएं हैं। तो ये जो है, अगर मान लो हम मछली उत्पादन किए तो पूंजी के रूप में मेरा वही है, या फल सब्जी का उत्पादन किए और मछली हम पकड़ लिए, मतलब अपना तालाब को एकदम खाली करके मछली पकड़ के हम मार्केट लेके चले गए। अब मार्केट में उसकी किसी को आवश्यकता नहीं पड़ी, यानी कि हमको जो चीज चाहिए, क्योंकि पैसा तो है ना कि पैसा से बिक जाएगा, हमको जो वस्तु चाहिए उस वस्तु से इसका संयोग नहीं बन रहा है, तो पूरा मच्छी मेरा क्या हो जाएगा? हम फल लेके गए मार्केट में, हमको जो वस्तु चाहिए उन वस्तु वाले व्यक्तियों को इसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो मेरा ये क्या होगा? अब इसको स्टोर करके रख सकते हैं? गया खत्म। तो इससे एक ये भी समस्या था। फिर है सविभाजन का अभाव। कुछ वस्तुएं ऐसा होता है जिसको हम बांट नहीं सकते हैं। जैसे बताएं पिछले क्लास में कि हमको वो गाय है, गाय के बदले में बकरी लेना है, तो ये गाय में 6 बकरी, हमारा 3 बकरी की जरूरत, तो क्या गाय के आधा % काट के देंगे? नहीं दे सकते हैं। तो कुछ ऐसा भी वस्तु है जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते हैं, और अगर हम उसका विभाजन कर दिए तो उसका उपयोगिता ही क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। अगर गाय के हम पीछे से काट दिए, अब उसका कोई मतलब रह जाएगा? उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा भी है। वस्तु विनिमय प्रणाली में ये भी समस्या थी। जैसे देखो, उदाहरण में वही आ गया कि मान लो जब एक गाय के बदले में 3-4 वस्तुएं लेनी होती थी, और वे वस्तुएं अलग अलग व्यक्तियों के पास थी, तो ऐसी स्थिति में गाय को तो 3-4 टुकड़ा में हम नहीं बांट सकते हैं,
हमारा पास गाय था, हम गाय लेके चल गए मार्केट, हमको कपड़ा भी चाहिए, हमको कुछ गहना भी चाहिए, गहना समझे ना, है सोना चाहिए, ठीक। इसके बाद हमको कुछ चावल भी चाहिए, ठीक। उसके बाद हमको कुछ सब्जियां फल भी खरीदना है। अब इतने सारे चीजों की आवश्यकता है, मेरे पास क्या है, एक गाय, हम गाय लेके मार्केट गए, ये 4-5 जो चीज गिना है वो सभी अलग अलग व्यक्ति के पास है। अब बताओ कैसे कोई खरीद पाएगा, क्या उसको 4-5 जो है में कटेगा। तो ये भी एक क्या था, समस्या की कुछ ऐसा वस्तु था जिसको हम बांट नहीं सकते थे, जिसके कारण व्यक्ति यहाँ पे क्या होता था, वो अपने आवश्यकताओं की चीजों की पूर्ति नहीं कर पाता था। ऐसा स्थिति आ जाएगा तो यहाँ पे गाय को अगर हम काट देते हैं, गाय का मतलब है खत्म हो जाएगा, उसकी जो उपयोगिता है वही खत्म, तो फिर तो उसका कोई मतलब न रहा। तो ऐसे में तो विनिमय के कार्य नहीं हो पाएगा, वो बेचारा ले ही नहीं पाएगा, लेन देन हो ही नहीं पाएगा। तो ये भी एक समस्या थी। उसके बाद भविष्य के भुगतान की कठिनाई, वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार लेन देन में भी कठिनाई होती थी। आज मुद्रा पे हम उधार लेन देन कर सकते हैं, वस्तु विनिमय वाला में नहीं होता था। देखो कैसे घाटा कैसे लगता था, नुकसान। मान लो एक व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति से 2 वर्षों के लिए गाय उधार देता है या लेता है, जैसे एक ये है एक मैं हूं, आज उधारी चलता ना है, उस टाइम पे मान लो उधारी चला, इससे हम गाय उधार लेकर के आए कि कुछ दिन बाद हम आपको पैसा वापस देंगे, चुका देंगे, अभी हमको गाय दे दीजिए। ये हमको गाय दे दी, हम गाय लेके घरे आ गए, 2 साल अपना गाय रखे, इसको पैसा नहीं चुकाए, ये तो बार बार हमसे पैसा मांगेगी। ये मांगी, एक दिन हम कहेंगे भाई तू, हम गाय न लिए थे अपनी, जाओ गाय लेके जाओ, हमको नहीं चाहिए, ये अपना गाय लेके चलेंगे। क्या इसमें इसका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ मेरा? क्योंकि 2 साल में जितना भी गाय दूध दी सब फायदा कौन उठाया? हम उठाए। अगर 2 साल में 2 बछड़वा बछड़िया हो गई, ठीक, तो 2 बच्चा भी, या मान लो कि गाय के साथ जाएगा तो एगो ले जाएगा, एगो तो बच गया, तो मेरे को तो एक बच्चा भी मिल गया और दूध के भी पैसा हो गया, तो इसका क्या हो गया? नुकसान है। मेरा क्या हो गया? फायदा। तो ये भी होता था, जो आप उधार लेन देन नहीं कर सकते हैं, उधार लेन देन किए तो लेने वाले को फायदा और देने वाले को नुकसान। यहाँ तक कि उसके गोबर से जो जलावन बनता था वो भी तो उपयोग में लाया, उसको भी तो बेच के औरत कान में के नथिया बना ली है। देख देख लोभी आदमी को पता है कान में के नथिया ना हुआ है, ई क्लास में उहे वो लोभी है, तुरंत ही याद आ गया, लेकिन ना कान में के नथिया ना हुआ है, अब बाकी सके नहीं याद है। हाँ तो करिया कैसे हुआ यार, जर्नी को आगे देखिए। तो ऐसे में कहा होता था देने वाला घाटा में और लेने वाले फायदे में होता था। तो ये भी एक समस्या था, कोई उधार नहीं देना चाहता था। मूल हस्तांतरण की समस्या, आज हम पैसा को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं, लेकिन पहले के जमाने में जब वस्तु विनिमय था तो मूल हस्तांतरण की भी समस्या थी। मान लो ये मेरा घर है, हम यहाँ से कहीं और जाने वाले हैं, यहाँ पे घर जमीन मेरा सब है, क्या इसको हम एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित कर सकते हैं? कर सकते हैं तभी जब दोहरा संयोग हो। मान लो हम जिस गांव में बसना चाहते हैं, उस गांव में मेरे जितना ही धनी व्यक्ति अगर इस गांव में बसना चाहता हो, तब हो सकता है कि हम अपना पूरा धन संपत्ति घर उसके नाम कर दिए और वहां वाला वो अपना धन संपत्ति पूरा मेरे नाम कर दिया, और ये बहुत ही रेयर केस में होता है, हो ही नहीं सकता है। तो हमको किसी और गांव में जाके बसना है, तो हमको अपना ये पूरा जो जमीन जायदाद, पूछे था जमीन जायदाद है, जायदाद, सही बात, जमीन जायदाद जो है, घर है, इन सभी को हमको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। कि बेचेगी कैसे? मुद्रा आइए नहीं है, अब वस्तु जो लेन देन तो कर नहीं सकती है, बैलगाड़ी पर लाद के गेहूं ढोते चलेगी, इसलिए गेहूं से हम अपन घर या खेत बेच दिया, आप ढोते चलेंगे, समस्या थी ना। तो देखो मान लो बेच भी दिया तो ढोना एक समस्या था ना, उसको धो के लाना ले जाना, जब तक आप वहां पे शिफ्ट न हो जाए आपका घर वगैरह सब दिन, तब तक लेके घूमते रहिए। आप सतुआ के भावे गेहूं लेके घूम रहे हैं, अब बारिश हो गई, तब
बूढ़े में जम जाएगा, फिर काटते रहिएगा उज्जे। कई सारी समस्याएं थी, तो कई सारे लोगों को क्या करना पड़ रहा था, अपना धन संपत्ति जो भी है वो छोड़ के जाना पड़ रहा था। वो अपने सगे संबंधी को दे दिया और वहां से चले गए, क्योंकि उसको लेकर के वो जा ही नहीं सकते थे। तो ये भी एक समस्या थी। तो इसको बेचना कठिन काम था, ले जाना कठिन काम था। और जब मुद्रा आता है तो इस समस्या का वो क्या करता है, निदान करता है। आज हम लोग बेच सकते हैं, जा सकते हैं, हाँ। और ज्यादा नहीं, बस एक कागज चाहिए हमको, जिसको चेकबुक कहते हैं। एक ही चेकबुक पर सब लिखा गया, बैंक में ले गए, पूरा अकाउंट में आ गया, फिर उससे हम जहाँ गए वहां पे जमीन घर सब खरीद सकते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय में ये चीज नहीं होता था। तो ये यहाँ पे समस्या था। अब उसके बाद देखो, जब इन सारी समस्याओं से लोग जूझा, तब उन लोगों को लगा कि कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जो इन सारी समस्याओं को खत्म कर दे। और तब लोगों ने शुरू किया किस चीज का, मुद्रा का। तो दूसरा हम बताए थे कि विनिमय का दूसरा रूप क्या है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। एक है वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें क्या क्या कठिनाई थी हम देख लिए। अब है मुद्रा। मुद्रा में क्या होता है, इसमें वस्तु से वस्तु का लेन देन नहीं करते हैं, बल्कि मुद्रा दे करके कोई वस्तु और सेवाएं तुम खरीद सकती हो। मुद्रा विनिमय प्रणाली में केंद्र में मुद्रा है, वो लेकर के तुम मार्केट चले जाओ, तुमको जो भी वस्तु जो भी सेवा की आवश्यकता है तुमको उसी से मिल जाएगा। अब मुद्रा के अलग अलग देश में अलग अलग नाम है, उसका अलग अलग वैल्यू है। जैसे हमारे देश में इसका नाम है रुपया। तो आप रुपया लीजिए, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त रुपया, और लेकर के आप चले जाइए मार्केट। आपको जो चीज चाहिए उस मार्केट में वो सब चीज आपको मिल जाएगा। बस उसकी कीमत आप लगाइए, उसकी कीमत भुगतान कीजिए और वो वस्तु आपका होगा। तो ये चीज होता है। तो ये है तुमको मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो पूछे अगर कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है, तो बोलना कि मुद्रा दे करके वस्तु और सेवाओं की खरीद बिक्री करना क्या कहलाता है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली सेवा ना समझा, यहाँ से ऑटो पकड़ेगा, जाना है ना, तो ऑटो पकड़ेगा ना। तो यहाँ से गया तो ऑटो वाला को तो पैसा दिया, ऑटो वाला तुमको क्या दिया, बोले ना। अगर बदले में तुमको कोई वस्तु नहीं मिला तो समझो वो व्यक्ति तुमको क्या दिया है, सेवा। अब जाएगा तब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि डॉक्टर से मिलने गए तो रिपोर्ट तो दिया, कागज तो देता है दवाई सब लिख के, तो वस्तु तो हमको मिल गया। क्या उस वस्तु की वो कीमत है जो तू चुकाया है, वो रसीद जो लिया तू इतना सा, क्या उसकी वो कीमत है जो तू चुकाया है। मान लो 500 रुपया दिया हुआ, तो क्या 500 के है, वो तो एक प्रूफ दिया कि हाँ आप मेरे पास आए हैं। असल में क्या दिया तुमने, तुम यहाँ पे आ रहे हो, हम तुमको क्या दे रहे हैं, हम तो तुमसे पैसा ले रहे हैं, हम तुमको क्या दे रहे हैं, कोई वस्तु दिए हैं। कहें कि हाँ रसीदवा तो दे, वो रसीदवा को उतना कीमत है जितना तू महीना देता है, नहीं है। तो आपको हम क्या दे रहे हैं, वो तो एक गारंटी के रूप में आपको मिला कि हाँ आप पेमेंट किए हैं, इसकी सबूत है ये, ठीक। तो जहां पे आपको वस्तु नहीं मिला, जो कीमत आप चुका रहे हो उस कीमत के अनुसार आपको वस्तु नहीं मिला, तो समझिए कि वहां पे आपको सेवा ही मिल रहा होगा, ठीक। तो वस्तु सेवा में फर्क करने आ जाएगा। और पहला चैप्टर के आधार से इंपॉर्टेंट हो, पूछेगा भी तुमको, ठीक, कि किस क्षेत्र में आएगा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। तो वो देखना है कि क्या कर रहा है, वहां से पकड़ लेंगे। तृतीय क्षेत्र लाए मतलब सेवा क्षेत्र, जहाँ पे हम तृतीय में करें सेवा, जहां पे तुमको वस्तु नहीं मिलेगा। द्वितीय में उद्योग से संबंधित, और पहला में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब तुमको आ जाएगा, ठीक। तो देखिए मौद्रिक विनिमय प्रणाली समझ में आया। मुद्रा दे करके वस्तु और सेवाओं की लेन देन करना क्या कहलाता है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहता है। अब आइए मुद्रा के काम। मुद्रा के काम का है, तो इसके लिए भी अंग्रेजी में एगो सेंटेंस है कि मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर, मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। आप लोग हिंदी में याद रखिएगा क्योंकि आपको हिंदी में लिखने के लिए यही बताओ, याद रखिएगा कि मुद्रा के हैं 4 कार्य महान: माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। और ये आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूरा ये लाइन हाई नीचे वाला 4 गो।
तो ये आप कविता ही याद रख लीजिएगा कि मुद्रा के हैं 4 कार्य महान: माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। ठीक, ये माध्यम का भी काम करता है लेन देन में, लेन देन का ये माध्यम है। ये हर वस्तु के मापन का काम करता है कि किसकी क्या कीमत होगी। उसके बाद इसको हम संचय भी करते हैं, यानी जमा करने का भी कार्य करता है। और कोई भी वस्तु हमको या सेवा खरीदना हो तो वहां पे इसका हम भुगतान भी करते हैं। तो मुद्रा के कितने कार्य हैं? 4 है। ऐसे ही पूछेगा, फिर पूछेगा इनमें से कौन मुद्रा के कार्य हैं, कौन मुद्रा के कार्य नहीं है। ऐसे करके 4 गो ऑब्जेक्टिव देके भी पूछेगा, सब्जेक्टिव में भी पूछ देगा कि मुद्रा के कितने कार्य हैं, लिखे। तो 4 लिख देना कि मुद्रा के 4 कार्य हैं: पहला, दूसरा, तीसरा। ये आपको कविता एकदम याद करना पड़ेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए। आगे आइए, विनिमय का माध्यम एक एक करके देखते हैं कि विनिमय के माध्यम, फिर मापन, ऐसे करके क्या काम करता है। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। क्रय हो या विक्रय हो, यानी खरीदना हो या बेचना हो, दोनों के बीच में कौन होता है? मुद्रा। यही काम करता है। मुद्रा के आविष्कार के कारण अब आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के अभाव की कठिनाई खत्म। तो जो वस्तु विनिमय में दोहरा संयोग ढूंढते थे कि हमको जिस वस्तु की जरूरत है उस वस्तु वाले व्यक्ति को हमारे वस्तु की जरूरत होनी चाहिए, वो समस्या खत्म। बस मुद्रा ले जाइए, अब बस आपका काम हो जाएगा। ठीक, अब वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त की जा सकती है और मुद्रा से अपनी जरूरत की अन्य वस्तुएं खरीदी जा सकती है। हमारे पास जो वस्तु है उसको हम बेच के पैसा ले लिए, फिर उस पैसे से हमारी जो आवश्यकताओं की चीज है उसको ले लिए। तो ये चीज हम मुद्रा से कर सकते हैं। तो ये विनिमय का माध्यम बन जाता है। ठीक, तो पहला काम ये क्या किया? विनिमय का माध्यम। इस तरह से मुद्रा आज में लेन देन के कार्य को बहुत आसान बना दिया, हम आसानी से लेन देन कर पाते हैं। ठीक, उसके बाद मूल्य के मापक। पहले मूल्य मापने में भी कठिनाई होती थी। सवाल ऐसे पूछ देगा कि मुद्रा ने वस्तु विनिमय के कठिनाइयों को दूर किया, कैसे? तो ये 4 बातें तुमको लिख देना है कि कैसे। पहला, वो दोहरे संयोग को खत्म कर दिया। क्या ना जी, खत्म है। अब हम मुद्रा लेके जाएंगे, कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं मुद्रा से। तो ऐसे करके 4 कारण लिख देना है कि कैसे वो वस्तु विनिमय के में होने वाली समस्याओं को खत्म किया है। तो पहले मूल्य मापन में भी कठिनाई होती थी वस्तु विनिमय में, ये आया तो ये मूल्य मापक का भी काम कर दिया। मुद्रा द्वारा सभी वस्तु और सेवाओं का मूल्यांकन करना सरल हो गया। सबका एक फिक्स प्राइस होता है। ठीक, एमआरपी आता ना है, मिनिमम कुछ होता है, उसका प्राइस होता है। आर मतलब ना रे, एमआरपी के कुछ मतलब कुछ और होता है। आर से हमको याद ना रहा, ये तो मिनिमम है, फिर रेट है, प्राइस है। काहे एक्स्ट्रा दिमाग लगाता है, याद नहीं आ रहा है कुछ होता है। हमको लगता है मिनिमम रेट प्राइस होता है, मिनिमम रेट प्राइस, लेकिन हमको आर से कुछ कंफ्यूजन है। एक मतलब तो प्राइस है, एक मिनिमम है, उसके शायद रेटे है। कई बार हम ऐसे बोलते रहता है, सॉरी हम रहते हैं कंफ्यूजन में। तो एमआरपी रहता है आपको कि आप एकरा से ज्यादा नहीं बेच सकते हैं। तो मूल्य मापन हो गया। किसी वस्तु पे जाइएगा तो एमआरपी लिखा हुआ रहता है कि कम से कम, ना मिनिमम ना रहता है। देखो हम गलती बता रहे हैं, मैक्सिमम रहता है, पूरा गलती बोल रहे हैं। इसका मतलब होता है मैक्सिमम, ठीक ना, यानी आप इससे ज्यादा नहीं बेच सकते। जो लिखा हुआ रहता है ना, कोई भी एक बिस्किट का पैकेट भी लो, हॉर्लिक्स लो, दवा लो, कुछ भी लो, तो उस पर लिखा हुआ है अगर एमआरपी 10 रुपया, इसका मतलब है कि ये वस्तु 10 रुपया से ज्यादा में तो नहीं बिकेगा। बिकेगा तो 10 रुपया में बिकेगा या 10 रुपया से कम में बिकेगा, क्योंकि एकदम मैक्सिमम है, अधिकतम है। इससे ज्यादा आप इसका दाम नहीं लगा सकते हैं, बेच ही नहीं सकते। आप उस पर केस कर सकती हो कि आप, हाँ जी एमआरपी से आप ज्यादा बेच रहे हैं। हाँ, अब देखो, अब जाएगा तो ठंडा पीने, तो ठंडा के दाम है 40 रुपया, वो देता है 45 रुपया में। अब वो का तो केस करवाए, तो कहते कि ले पैकेटों से निकाल के दे देगा। वो 5 रुपया किस चीज का ले रहा है? फ्रिज में जो उसको ठंडा कर रहा है,
तो उसका बिजली बिल उठ रहा है ना। दाम है, आप जो ठंडा कोल्ड ड्रिंक लिए उसका दाम है 45 रुपया ना, और ठंडा करने में जो उसका खर्च आ रहा है वो कौन देगा? तो आपको 45 के वस्तु 50 में देगा। तो आप ये पता 45 से लिखल है कि ये वाला रखो, हाँ वाला उठा के ले जाओ 45 रुपया में, घर ठंडा करते रहो, समझी? तो वो चीज भी देखना, ये ना कि कोई पर लगना केस करे। तो एमआरपी मतलब क्या होता है? उससे ज्यादा दाम पर आप नहीं बेच सकते हैं। तो यहाँ पे इसके आने से मूल्यांकन करना सरल हो गया है। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक कठिनाई यह थी कि वस्तुओं की सही तौर पर मूल्यांकन नहीं हो पाता था, लेकिन मुद्रा ने इस कठिनाई को क्या कर दिया? खत्म कर दिया है। विलंबित भुगतान का मान, पहले हम लोग उधारी नहीं चला सकते थे वस्तु विनिमय में, देखे कैसे नुकसान हो जाता था, ठीक। लेकिन यहाँ पे आज हम उधारी चला सकते हैं, आज इसका हम ब्याज ले सकते हैं, किसी को उधारी दे करके हम उसमें ब्याज ले सकते हैं। वस्तु विनिमय में ब्याज लेना, उधार देना कठिन काम था, ठीक। तो यहाँ पे इसके आने से आज हम लोग बहुत सारे काम को उधारी पे ही करते हैं, साथ पे ही करते हैं, लोन पे ही करते हैं। साथ मतलब एक तरह से उधारी ही होता है, बस उसका मतलब होता है कि जितना आपको मिला उधारी वही साथ है। मतलब अगर हमरा से अभी मांगे 1 लाख रुपया मांगे तो इसको देंगे, 100 रुपया मांगी तो दे देंगे, क्यों? दोनों उधारी है। लेकिन साख का मतलब हुआ कि हमको तुम पर भरोसा है कि तुमको 100 रुपया हम दे रहे हैं तो तुम मेरा 100 रुपया वापस कर देगा। लेकिन अगर 1 लाख मांगेगा तो हमको पता है इसको 1 लाख चुकाने की क्षमता नहीं है, तो हमें मेरे पास रहेगा लेकिन हम तुमको नहीं देंगे, क्योंकि वो साख नहीं है, यानी वो विश्वास नहीं है। तो मिलता है तो उधारी है, लेकिन एक विश्वास वाला होता है, वो भी उधारी है। तो जितना का विश्वास बना उसी को साख, विश्वास, क्रेडिट, तीनों एक ही चीज है। तो आज के हमने के उद्योग को देखो तो सब साख पे चलता है, उधारी पे चलता है, कर्ज पे चलता है। वो किसके कारण संभव हो पाया है? मुद्रा के कारण। अगर मुद्रा नहीं होता तो ये उधारी, ये ब्याज, लोन वगैरह चलाना कठिन काम था। तो इस चीज को हो गया कि आज हम उधारी पे काम करते हैं, सामान पहले ले लेते हैं और भुगतान बाद में करते हैं। मुद्रा विलंबित भुगतान का एक सरल साधन है, आराम से हम लेट से भी भुगतान कर सकते हैं। इसके द्वारा हम लोग ऋण के भुगतान करने में भी काफी सुविधा प्राप्त कर ली है, लोन के भी लेन देन इसके कारण कर रहे हैं। जिसको देखो यहाँ गया साख अथवा उधार, क्रेडिट। आज के हमने के जितना भी व्यवसाय है, बिजनेस, उसका रीढ़ माना जाता है इसको। अगर इस चीज को हटा दो ना तो बिजनेस चलेगा ही नहीं। जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी है उन सब को अगर तुम रेशियो निकालो, एक आंकड़ा निकालो, तुमको पता चलेगा सब के सब इस पे चल रहा है। जितना भी बड़ी बड़ी कंपनी, हमारा तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग अभी क्लियर होना रहा है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितना भी बड़ी बड़ी ना, बड़ा बड़ा ना, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर तुम उसका डेटा निकालो कि वो कैसे चल रहा है तो तुमको पता चलेगा कि वो सब के सब इस पे चल रहा है। हम लोग पैसा बैंक में जमा करते हैं और हम सबका पैसा कोई उद्योगपति ऋण के रूप में उधार ले जाता है, साख के रूप में। जितना बैंक उस पर भरोसा होता है उतना तक उसको वो देता है, तो वो साख कहलाता है और उसी से वो अपने व्यापार को चलाता है। अगर इस चीज को हटा दिया जाए तो किसी का भी व्यापार नहीं चल पाएगा। अभी तुम्हारा कोचिंग भी चल रहा है तो उसमें इसका योगदान है, ये चीज किया हुआ है, ऋण पर चल रहा है, साख है, कुछ दिन के है लेकिन है, हो सकता है उसके बाद और ले और ले और ले, तो चलते रहेगा। बिजनेसमैन के लिए वो चलते रहता है, ठीक। मुद्रा ने उधार देने तथा लेने के कार्य को एकदम सरल बना दिया। इस तरह की सुविधा वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं थी। फिर है मूल्य का संचय। मनुष्य भविष्य के लिए कुछ न कुछ तो बचा के रखना चाहता है, और पहले का गेहूं चावल बचा के हम रखते, 2-4 साल में सड़ जाता। तो आज के टाइम को अगर देखो तो आज तो ये बचत करना, संचय करना और इम्पोर्टेंट हो गया। हम इस 7 खानदान के बार में जमा कर दे रहे हैं, 7 खानदान पीढ़ी एकदम आराम से रहे, हम ही ठेका उठा लेते हैं। तो मनुष्य के ये लक्षण है, वो अपने भविष्य के लिए कुछ बचाना चाहता है और जरूरी भी है।
क्योंकि हर रोज आपका कैसा जीवन होगा आपको नहीं पता है। आज भर भर के है, कल नहीं भी हो सकता है, तो अपना बचा के रखता है। वर्तमान आवश्यकताओं के साथ ही भविष्य की आवश्यकताएं भी महत्वपूर्ण होती है। इस कारण जरूरी है कि भविष्य के लिए हम कुछ बचा के रखें, लेकिन वस्तु विनिमय में ये करना संभव नहीं था। कुछ वर्षों के लिए, 1-2 वर्षों के लिए ठीक था, लंबे समय तक हम नहीं कर सकते थे, लेकिन जब मुद्रा आया तो उसमें ये भी गुण था। इसको हम संचित यानी जमा करके रख सकते हैं और 7 पीढ़ी तक के लिए रख सकते हैं। ठीक, वस्तु विनिमय प्रणाली में संचय करके रखने की कठिनाई थी। वस्तु के सड़ गल जाने और नष्ट हो जाने का डर बना रहता था, लेकिन मुद्रा ने इस कठिनाई को भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। मुद्रा को हम लंबे समय तक संचित करके रख सकते हैं और ये खराब नहीं होता है। ठीक, उसके बाद क्रय शक्ति का हस्तांतरण। एक समस्या पड़े वस्तु विनिमय में कि हमको यहां से कहीं जाना, अपना धन संपत्ति सब छोड़ के जाना पड़ता था, लेकिन मुद्रा आया तो इस समस्या का भी समाधान कर दिया। पूरे अपने संपत्ति को एक कीमत लगाइए, उस कीमत पे जिसको पसंद होगा वो कीमत भुगतान कर देगा मुद्रा के रूप में, वो भी एक चेकबुक के रूप में। आपको अटैचियो भर के ले जाने की आवश्यकता नहीं है कि लुटा जाएगा, एक चेकबुक के रूप में कर दिया। कपड़ा के अंदर तह में उसको डाल के रख दीजिए कि चोरी ना हो, फाड़ ना देवे कोई। ठीक, और उसके बाद पूरा संपत्ति आप अपना बेच दीजिए। आपको जहां जाना है जाइए, वहां पे वो चेक आप अपना भंजवा दीजिए और उसके बाद पूरा वो मुद्रा आपके पास आ गया। फिर उस मुद्रा से आपको जो करना है कीजिए। वहां पे घर बनाना है, जमीन लेनी है, गाड़ी लेनी है, क्या करना है अपना समझते रहिए। तो मुद्रा ने ये जो क्रय शक्ति हस्तांतरण की जो समस्या थी उसको भी वो क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो इसमें तुमको वही चीज, आज हम दूर दूर तक वस्तु और सेवाओं का लेन देन अगर कर रहे हैं तो उसका वजह है मुद्रा, क्योंकि हम मुद्रा के रूप में हस्तांतरण कर सकते हैं। तो ये भी कर दिया। और आखिरी पेज में था तुमको साख का आधार। आज जो उधारी चल रहा है, जो साख चल रहा है क्रेडिट, उसका कारण कौन है, तो बस एक गो है मुद्रा। अगर मुद्रा न होता तो ये सारी चीजें न होती। मुद्रा के कारण ही 7 पात्रों का प्रयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, हुंडी होता है, चेकबुक होता है, ऐसे करके अलग अलग जो भी साख है या क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक मुद्रा, तो उन सबका आधार कौन है, किसके वजह से वो संभव हो पाया है, मुद्रा के वजह से। बिना मुद्रा के साख पत्र जैसे चेक, ड्राफ्ट, हुंडी ये सब चलता है, इन सब का प्रचलन नहीं रह सकता है, क्योंकि उसमें हम मुद्रे को तो लिखते हैं, वस्तु तो लिखते हैं कि 10 किलो चावल, 5 गो गाय, ये लिखते हैं, मुद्रा लिखते हैं। ये सारी चीजें जो चल रही है, ये इसका आधार कौन है, मुद्रा है। जैसे यहाँ दिया गया है कि जमा करता चेक का प्रयोग तभी कर सकता है जब बैंक में उसके खाते में पर्याप्त मुद्रा हो। हम एक चेक लाए, उस पर लिख दिए 10 करोड़ रुपया हम अपने अकाउंट चेक पर, और आप वो लेकर गए बैंक में, तो आपको मिल जाएगा 10 करोड़। जब तक मेरे अकाउंट में 10 करोड़ रुपया नहीं रहेगा, आपको क्या मिलेगा, तो वो जो चेकबुक चल रहा है वो किसके वजह से, अगर मेरे अकाउंट में मुद्रा नहीं रहेगा तो क्या ये साख के रूप में जो चेक का ड्राफ्ट हुंडी चल रहा है वो चलेगा, तो उसी के आधार पर न चल रहा है। व्यापारिक बैंक भी साख का सृजन नगद कोष के आधार पर ही कर सकते हैं। यदि नगद मुद्रा कोष अधिक है तो अधिक साख का निर्माण हो सकता है। जो भी बिजनेस करने वाला बैंक है, व्यापारिक बैंक है, प्राइवेट बैंक, वो भी आपको उतना ही तक के लोन देगा जिस आधार पे आपके खाते में पैसा जमा होता है। अगर हम खाते में अपने लाख में अगर पैसा जमा करते हैं तो हमको आसानी से लाख में लोन मिल जाएगा। अगर हम करोड़ से उसमें लेन देन करते हैं, बैंक में जमा निकासी करते हैं, तो हमको करोड़ तक के लोन आराम से बैंक दे देगा, क्योंकि उतना मुद्रा के हम लेन देन करते हैं। और हम 1000 के करते हैं और लाख करोड़ की मांग करेंगे तो नहीं करेगा। तो बैंक जो हमको लोन दे रही है वो किस आधार पे, मेरे मुद्रा के जमा और निकासी के आधार पे।
जिस आधार पे हम पैसा बैंक में जमा करते निकालते उसी आधार को हमको लोन देता है। तो वहां भी मुद्रा ही मुख्य रूप से है। अगर मुद्रा ना हो तो ये चीज भी नहीं हो पाएगा। नगद मुद्रा के कोष में कमी होने से साख की मात्रा भी कम हो जाती है। अगर हमारे जिस बैंक में मेरा अकाउंट उस बैंक में मेरा मुद्रा हमेशा जीरो रहता है, हम कहेंगे कि हमको 1 लाख का लोन दीजिए, देगा? लेकिन तेरे अकाउंट में रहने का भिखारी आदमी क्या लोन देंगे? हमारे बैंक में मान लो हमेशा 10 लाख 20 लाख रहता है, हम 2 लाख लोन मांगेंगे, तुरंत दे देगा, क्योंकि उसका पैसा फंसेगा नहीं। वो चाहिए 20 लाख जमा करेंगे, 2 लाख काट लेगा, प्लस में उसमें जो ब्याज आएगा वो भी जोड़ के अपन काट लेगा। तो अगर आपके अकाउंट में पैसा ज्यादा है तो आपका साख भी ज्यादा, यानी बैंक के आपके ऊपर भरोसा भी ज्यादा है। और अगर कम है तो कम है, इसी आधार पर ये कार्य करती है। तो आज आप लोगों को यही था। कल आप लोगों को ये चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा और फिर इसका ऑब्जेक्टिव करवा दिया जाएगा। ठीक है।